हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज पे चल रहे हैं और आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 18 के आगे के प्रोविजंस पे। हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे रूल 5 से रूल 15 तक के प्रोविजंस पे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 1 से ऑर्डर 18 रूल 4 तक डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका सिविल प्रोसीजर कोड वीक है, आपको सिविल प्रोसीजर कोड समझ में नहीं आती है, तो आपके लिए लेक्चर्स है और इन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पे क्लिक करो और सभी लेक्चर्स को देखो। पॉइंट नंबर सेकंड कि आपने अभी लॉ की पढ़ाई शुरू करी है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर लॉ पेपर के तुलना में सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा टफ है। क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में आपको सेक्शन तो पढ़ना ही पड़ता है, उसके साथ साथ ऑर्डर और ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले रूल्स को भी देखना होता है। तो आप बड़े ध्यान से लेक्चर्स को देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप बिहार एपीओ के एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो बिहार एपीओ में दो तरीके से सवाल आ रहे हैं, दो पोर्शन है, एक है मेजर लॉ पेपर से और एक है माइनर लॉ पेपर से। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में बात सेट हो, क्योंकि माइनर लॉ पेपर जनरली लॉ स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते सीरियसली। तो माइनर लॉ पेपर पे भी आपको ध्यान देना है बिहार एपीओ के लिए, और बिहार एपीओ में भी आपको सिविल प्रोसीजर कोड से सवाल बन जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से लेक्चर्स को देखिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो जल्दी से जाइए, इंतजार मत कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल 5 का। रूल 5 क्या कर रहा है, हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। जिन मामलों से अपील होगा हायर कोर्ट में, उन मामलों में जो सबूत दिए जाएंगे, जो एविडेंस दी जाएगी विटनेस के द्वारा, उस एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या मोड होगा, किस लैंग्वेज में एविडेंस रिकॉर्ड होगा, इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलेगी रूल 5 से। तो रूल 5 का जो पहला नंबर पॉइंट है वो यह कहता है कि जब भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा विटनेस का, वो कोर्ट के लैंग्वेज में होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कोर्ट का क्या लैंग्वेज होता है, तो कोर्ट का लैंग्वेज के लिए आपको देखना होगा कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का अगर आमतौर पे बात करें तो वो होता है, क्या होता है, इसके लिए आपको देखना है सेक्शन 137 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। 137 में बताया गया है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के बारे में। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है रूल 5 से वो यह है कि किस मोड एंड मैनर में एविडेंस रिकॉर्ड होगा विटनेस का। तो पहला देखिए क्या कहता है, बाय राइटिंग, माफ कीजिए बाय राइटिंग, लिखित रूप से गवाहों के सबूत को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा तरीका अकॉर्डिंग टू डिक्टेशन डायरेक्टली ऑन अ टाइपराइटर, मतलब गवाह जो भी सबूत देगा उसके बयान को डायरेक्ट टाइपराइटर के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीसरा तरीका विटनेस की एविडेंस को रिकॉर्ड करने का, कोर्ट गवाहों के सबूत को मैकेनिकली भी रिकॉर्ड कर सकती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो गवाहों, जो विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो मैकेनिकली रिकॉर्ड होता है एविडेंस। तो इस तरीके से भी एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिकॉर्ड जब किया जाएगा इस मैनर में तो ये होगा अंडर द सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ द जज, या फिर जो भी ऑफिसर अपॉइंट होंगे कोर्ट के द्वारा, उस ऑफिसर के सुपरविजन और डायरेक्शन में ही ये विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा इन तरीके से। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिल गई रूल 5 से। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको बात समझ में आती है, तो आप लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में,
क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से मोटिवेशन मिलता है और ये सच है। बात करते हैं, आते हैं पॉइंट पे, रूल 6 पे। रूल 6 क्या कहता है? व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रिटेड, मतलब कब विटनेस के द्वारा दिए गए एविडेंस को इंटरप्रेट किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, इसके बारे में रूल 6 बता रहा है। रूल 6 कहता है कि अगर मान लीजिए विटनेस ने सबूत दिया, वो जिस लैंग्वेज में सबूत दिया है उस लैंग्वेज में उसके सबूत को, एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा, और जिस लैंग्वेज में एविडेंस को रिकॉर्ड किया गया है उस लैंग्वेज को वो विटनेस समझ नहीं रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में जिस लैंग्वेज में विटनेस ने एविडेंस दिया था उस लैंग्वेज में उस एविडेंस को इंटरप्रेट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यही है रूल 6। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 7 का। रूल 7 कहता है कि अगर एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138, तो उस एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो 138 सेक्शन क्या कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का? 138 सेक्शन कहता है कि अगर मान लीजिए जिस मामले से अपील होना है हाई कोर्ट में, तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जारी करके यह सूचित करती है कि उस मामले में जो विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड होगा वो इंग्लिश में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब यहां पे रूल 7 के अनुसार आपको यह समझना है कि अगर विटनेस के एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया तो किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो उसी मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस मैनर का जिक्र हम लोगों ने अभी जस्ट रूल 5 में पढ़ा था, देखा था। तो ये हो गया आपको रूल 7। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 8 का। अगर मान लीजिए एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ जज के द्वारा खुद से पर्सनली, मतलब कि अगर जज ने अपने सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन में गवाहों के सबूत को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाएगा? तो ऐसे परिस्थिति में जो भी सबूत दिए जाएंगे गवाहों के द्वारा, जो भी एविडेंस दिया जाएगा विटनेस के द्वारा, उस विटनेस के हर डिपोजिशंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, एविडेंस का मेमोरेंडम प्रत्येक विटनेस का तैयार होगा, उसके बाद वो लिखित में होना आवश्यक है और उस मेमोरेंडम पे जज का सिग्नेचर होना जरूरी है। तो ये हो गया आपको रूल 8। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले कि अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, ताकि आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो किसी भी पॉइंट पे लॉ से रिलेटेड, किसी जुडिशियल एग्जाम को लेके, कैसे हमको बेरेक्ट को पढ़ना है, कोई भी समस्या आपको लॉ से जुड़ी हुई हो तो आप मुझे वहां पे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हर समस्या को सॉल्व करूंगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो, जी हाँ, व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो। और आप स्पेसिफिकली जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुडिशियल प्रिपरेशन ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हो। आते हैं पॉइंट पे। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि कब सबूत रिकॉर्ड कर लिया जाएगा विटनेस का? इंग्लिश में ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आखिर परिस्थिति क्या कहता है रूल 9 का? तो देखिए, रूल 9 के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है वो यह है कि मान लीजिए कि कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। जी हां, ध्यान दीजिए, अगर कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लेकिन सबूत दिया जा रहा है विटनेस के द्वारा, एविडेंस विटनेस दे रही है इंग्लिश लैंग्वेज में ही, और इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है पार्टी को या फिर उसके प्लीडर को, तो ऐसे सिचुएशन में विटनेस ने जो एविडेंस दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगी एविडेंस को। यही है आपको रूल 9। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 10 का। रूल 10 कहता है कि एनी पार्टिकुलर क्वेश्चंस एंड आंसर में बी टेकन डाउन। मान लीजिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन
विटनेस से गवाह से कोई भी सवाल हुआ और गवाह ने उस सवाल का जो भी जवाब दिया है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं गवाह से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और गवाह बहुत सारे सवाल का जवाब देता भी है। लेकिन ऐसे हालात में अगर जज कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस है जो पूछा गया है गवाह से, विटनेस से, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और गवाह ने जो भी उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी आंसर किया है उसको भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जज या कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट है टू द सूट, तो फिर मेमोरेंडम एविडेंस में उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को जो पूछा गया विटनेस से, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी आंसर है उस आंसर को जज टेक डाउन कर लेगी इन मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, है ना। तो यही हो गया रूल 10। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 9 का। माफ कीजिए, रूल 10 के और रूल 11। रूल 11 क्या कहता है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय द कोर्ट। अब देखिए क्या कहता है रूल 11 की, जो भी मान लेते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विटनेस से बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल विटनेस से पूछे गए, लेकिन विटनेस से वो सवाल पूछा जा रहा है जब उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर किसी पार्टी को आपत्ति है कि नहीं, विटनेस से वो सवाल नहीं पूछा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट करेगी क्या कि जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट किया गया है कि यह क्वेश्चन विटनेस से नहीं पूछा जाना चाहिए, उस ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन को, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन को ओवररूल्ड कर देती है कोर्ट, मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जिसपे ऑब्जेक्शन लगा और कुछ ऑब्जेक्शन को कोर्ट स्वीकार लेगी नहीं, ये क्वेश्चन विटनेस से नहीं पूछा जाना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को भी कोर्ट अपने मेमोरेंडम एविडेंस में रिकॉर्ड करेगी, उस क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्शन को कोर्ट ओवररूल्ड कर देती है, मानने से मना कर देती है, तो जो भी क्वेश्चन अलाउड हुआ है आफ्टर सच ऑब्जेक्शन, उस क्वेश्चंस को भी कोर्ट क्या करेगी? अपने मेमोरेंडम एविडेंस पे रिकॉर्ड करेगी उस क्वेश्चंस को भी, और उसका जो भी आंसर होगा उसको भी रिकॉर्ड करेगी। साथ ही साथ किस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लगाया था, ऑब्जेक्ट किया था, उसका भी नाम रिकॉर्ड होगा, और जो भी डिपोजिशन दिया गया है विटनेस के द्वारा उसको भी कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, और वो सभी बात फॉर्म हो जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाएंगे केस के। ये हो गया आपको रूल 11। अब थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, रूल 12 पे आए, उसके पहले रूल 10 में कुछ एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जान लेनी चाहिए। रूल 10 में क्या कहा गया था कि कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन हो या आंसर हो उसको भी कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। तो ये कोर्ट कब करेगी, कैसे करेगी? तो पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है, आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। पार्टी के एप्लीकेशन पे भी होगा, या कोर्ट चाहे तो अपने स्वविवेक का शक्ति को इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकती है कि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चंस को या उसके आंसर को रिकॉर्ड कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 12 पे। रूल 12 कहता है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब विटनेस को एग्जामिन किया जा रहा था और उसके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो उस वक्त विटनेस का कैसा बिहेवियर था। तो कहने का क्या मतलब है कि विटनेस का जो डिमीनर था उस पॉइंट को भी कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विटनेस से जब सवाल पूछा गया, तो वो जवाब जब दे रहा था उस सवाल का, या फिर जब वो सबूत दे रहा था, तो वो क्या हिचकिचा रहा था, क्या वो डर रहा था, क्या उसके अंदर कुछ भय था, क्या वो घबराहट थी उसके अंदर। तो ये भी जो आपको बिहेवियर है विटनेस का, इसको भी कोर्ट रिकॉर्ड करती है, और ये होता है ऑर्डर 18 रूल 12 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 13 का। रूल 13 कहता है कि अब यहां पे जो मेमोरेंडम एविडेंस का तैयार हो रहा है इन नॉन अपीलेबल केसेस, मतलब अगर जिस केस से अपील नहीं होगा, तो उस केस में जो सबूत दिए जा रहे हैं विटनेस के द्वारा उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके संबंध में आपको जानकारी मिलेगी रूल 13 से। तो रूल 13 क्या कहता है कि जिस मामले में अपील नहीं हो सकता है, उस मामले में जो सबूत दिया जाएगा गवाहों के द्वारा, विटनेस के द्वारा, उसको रिकॉर्ड तो किया जाएगा इनमें से कोई भी एक
तरीके के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नॉन अपीलेबल मामले में विटनेस जो भी सबूत दिया है उसको एट लेंथ पूरे एविडेंस को ही रिकॉर्ड किया जाए कोर्ट के द्वारा, ये जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया रूल 13। अब रूल 14 को हटा दिया गया है बाय सिविल लॉ अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। माफ कीजिए, रूल 14 को सिविल प्रोसीजर कोड से ऑर्डर 18 से हटा दिया गया है। सिविल लॉ अमेंडमेंट 1976 1976 के द्वारा ही हटा दिया गया, यस, है ना। अब देखिए बात करते हैं रूल 15 का। रूल 15 में कहता है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन डाउन बाय अनदर जज। अब मान लेते हैं सिचुएशन, देखिए रूल 15 का क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए बात को, अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं एक जज ने विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो जज का ट्रांसफर हो गया, या वो जज मर गए, या किसी भी अन्य कारण से वो अपने पद से उस कोर्ट से इस्तीफा दे दिया, वो वहां से उस कोर्ट से चले गए, और उसके बाद जो भी जज उनके जगह पे आया है, उनका जो सक्सेसर है, वह सक्सेसर उस एविडेंस का यूज कर सकता है, उस एविडेंस के साथ डील कर सकता है जो रिकॉर्ड हुआ था उसके प्रीडिसेसर के द्वारा। मतलब जिस जज की मृत्यु हुई है, जिस जज की ट्रांसफर हुई है, उस जज के द्वारा जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ था, उस एविडेंस के साथ डील कर सकता है वह जज जो इस जज के जगह पे आया है, दूसरा जज। तो यही हो गया रूल 15। दोस्तों अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं यहां तक ही, बाकी बचे रूल्स को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया है 5 से 15 तक के प्रोविजंस को। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं टिकटॉक पे भी हूं, और टिकटॉक पे लीगली अपडेट देता रहता हूं, और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो, टिकटॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करो। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।